प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, है ना, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना। इसके अंतर्गत 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स में पेपर पूछा गया है रेलवे इंजीनियरिंग, और 2025 का पेपर सॉल्यूशन एनालिसिस हम कंप्लीटली करने वाले हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चंस आपका पूछा गया है ये क्या आपके इस साल जो एग्ज़ाम्स होगा 2026 में या आने वाले समय में जो आपका एग्ज़ाम्स होगा, क्या उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चंस क्या पूछा गया है उसका कंप्लीट एनालिसिस हम आज की इस वीडियोस में करने वाले हैं। तो पूरी वीडियोस आप अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जो मैं कोर पॉइंट्स बताना चाहता हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो फाइनल मार्कशीट है वो आपके 8 सेमेस्टर के स्कोर के बेसिस पे डिपेंड करता है। यानी अगर आपका 8 सेमेस्टर में बेहतर स्कोर होगा तो आपका ओवरऑल आपने कितना स्कोर किया वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो आपको ये जो 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स है जो कि 70 नंबर का जो है एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, 70 नंबर में आपको जो है 60 से 65 नंबर लाने की कोशिश करना है। कितना? 60 से 65 नंबर आपको लाने की कोशिश करना है। इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है कि आपको 60 से 65 नंबर आपका आ जाए। उसके लिए आपको करना क्या होगा? प्रैक्टिस। क्योंकि बोला भी जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, माने जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही परफेक्ट बनेंगे। और जब आप परफेक्ट बनेंगे तो जो क्वेश्चंस है उसका आप जो आंसर दोगे वो आप सही तरीके से और सही मायने में आप आंसर दे पाओगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है MCQ क्वेश्चंस, क्योंकि पहला जो क्वेश्चंस होता है MCQ ये बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो है कंपलसरी, मतलब यहाँ पे बोला ही गया है कि ये कंपलसरी आपका होने वाला है। ये क्या है? कंपलसरी होने वाला है, तो आपको बनाना ही है। ये डायरेक्टली पेपर में ही दे दिया जाता है कि आपको बनाना ही है, कंपलसरी है। तो चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं और भी कई सारे पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है ऑनवर्ड्स यार्ड। ऑनवर्ड यार्ड्स आर वेयर नोन ट्रेन एज एंड अदर लोड आर रिसीव्ड सॉर्टेड आउट एंड ट्रेन फॉर्म्ड एंड डिस्पैच्ड। तो ये जो ऑनवर्ड यार्ड होता है उसको बोला जाता है मार्शलिंग यार्ड। क्या बोला जाता है? मार्शलिंग यार्ड। अगला सवाल है कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स डिटरमाइन करता है। किस चीज़ को डिटरमाइन करता है? सूटेबिलिटी ऑफ वुडन स्लीपर को। अगला सवाल है इन ऑन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में जो नंबर ऑफ फिश बोल्ट यूज किया जाता है 1 पेयर ऑफ फिश प्लेट को कनेक्ट करने के लिए 2 रेल्स के साथ, तो कितना फिश बोल्ट की जरूरत पड़ता है? तो 4। कहाँ पे? इंडियन रेलवे में। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोनिंग ऑफ व्हील? कोनिंग ऑफ व्हील का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फॉर इजी मूवमेंट ऑन कर्व। कर्व पे ट्रेन जो है ना, ट्रेन जो है वो आसानी से मूव कर सके, इजीली उसका मूवमेंट हो सके कर्व पे। ये मेन उद्देश्य होता है कोनिंग ऑफ व्हील का। अगला सवाल है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन गेज फेसेस ऑफ टंग रेल एंड स्टॉक रेल। स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच में जो गेज फेसेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है
हील डाइवर्जेंस। क्या बोला जाता है? हील डाइवर्जेंस जो है उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हील डाइवर्जेंस बोला जाता है। अगला सवाल है, विच स्लीपर्स रिक्वायर इंसुलेटिंग पैड। कौन सा स्लीपर जो है इंसुलेटिंग पैड की जरूरत पड़ता है फॉर ट्रैक सर्किटिंग के लिए? तो स्टील एंड CI स्लीपर। अगला सवाल है, विच ग्रेडियंट डिटरमाइंस द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी हॉल्ड बाय द लोकोमोटिव ऑन द सेक्शन? तो उसको बोला जाता है रूलिंग ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है? रूलिंग ग्रेडियंट। अगला सवाल है, एज पर द प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू। जो प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू है उसके हिसाब से जो what should be the maximum value of cant axis on broad gauge? cant axis on broad gauge पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? तो वो होता है 75 mm। क्या होता है? 75 mm होता है। अगला सवाल है, ऑब्लिगेटरी पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज। ऑब्लिगेटरी पॉइंट को हम और किस नाम से जानते हैं? तो कंट्रोलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, ऑन विच पोर्शन ऑफ ट्रैक इज ए ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइडेड? ऑन विच पोर्शन ऑफ ट्रैक इज ए ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइडेड? तो बिटवीन अ स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन। कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन के बीच में, मतलब उस सेक्शंस पे हमें क्या करना होता है? ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करना होता है। अगला सवाल है, अ ब्रांच ट्रैक 3 डिग्री कर्व पे डाइवर्ट किया जाता है मेन ट्रैक से 2 डिग्री पे इन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी बोथ द ब्रॉड गेज ट्रैक। तो फाइंड करना है मैक्सिमम स्पीड जो होगा ब्रांच ट्रैक पे इफ मैक्सिमम स्पीड परमिट किया गया है मेन ट्रैक पे 90 किलोमीटर। माने मेन ट्रैक पे 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड मेन परमिट किया गया है, तो ब्रांच ट्रैक पे कितना मैक्सिमम स्पीड होगा? 3 डिग्री से 2 डिग्री में अपोजिट डायरेक्शन में किया जा रहा है। तो मेन ट्रैक पे कितना है? 2 डिग्री। ब्रांच ट्रैक में कितना है? 3 डिग्री। तो कर्व जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी टोटल इफर्ट कितना हो जाएगा? 3 डिग्री प्लस 2 डिग्री 5 डिग्री। 5 डिग्री के इक्विवेलेंट कर्व जो है हमारा चाहिए। तो हम जानते हैं कि स्पीड जो है वेरी करता है इनवर्सली विद स्क्वायर रूट ऑफ कर्वेचर, यानी v इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट d। तो v बाई वी एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट डी एम बाई डी इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे वी इज इक्वल टू हो जाएगा 90 गुने 2/5, यानी 90 गुने इंटू स्क्वायर रूट 0.4, यानी 90 गुने 0.632, यानी 56.9, यानी 57 किलोमीटर, है ना। यानी ब्रॉड गेज पे, है ना, ब्रॉड गेज का हमारा मेन ट्रैक पे जो परमिटेड स्पीड है मैक्सिमम वो है 90 किलोमीटर पर आवर। कितना? 90 किलोमीटर पर आवर। तो ब्रॉड गेज का ही ब्रांच ट्रैक पे या ब्रांच लाइन पे, है ना, ब्रांच ट्रैक या ब्रांच लाइन वाले ट्रैक पे हमारा मैक्सिमम स्पीड कितना हमारा हो जाएगा? मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा 57 किलोमीटर पर आवर। 57 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव सुपर एलिवेशन। एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव सुपर एलिवेशन। तो जो निगेटिव सुपर एलिवेशन है ये अकर होता है व्हेन ब्रांच लाइन डाइवर्जेस फ्रॉम कर्व्ड मेन ट्रैक एंड ब्रांच कर्व इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। मेन ट्रैक जो है ऑलरेडी हैज सुपर एलिवेशन यानी कैंट जो प्रोवाइड करते हैं हम कर्व के ऊपर, और जब हमारा ट्रेन इंटर करता है ब्रांच में यानी अपोजिट कर्व में, दैट सेम कैंट जो है अकर होता है
रॉन्ग डायरेक्शन में, और इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग बैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम ऐड करते हैं इन स्टेबिलिटी को, और आउटर रेल जो है ब्रांच का वो बिकम लोअर देन रिक्वायर्ड, जो मैंने जो भी रिक्वायर्ड के लोअर होता है तो वो अनसेफ कंडीशन जो है हमारा होता है। इफेक्ट्स अगर देखें तो इसके कारण से लैटरल फोर्स जो है रेल पे इंक्रीज होता है, डिस्कम्फर्ट और डीरेलमेंट का रिस्क जो है होता है, और स्पीड जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब स्पीड जो है हमारा कम हो जाता है, मतलब ज़्यादा स्पीड पे हम जो है आगे की ओर मूव नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट्स जो है ध्यान रखना होता है। वेयर सीन कहाँ पे हमें ये इस तरीके का सिचुएशन देखने को मिलता है, जहाँ पे कर्व ट्रैक पे टर्न आउट होता है और जंक्शंस विद रिवर्स कर्वेचर, यानी रिवर्स कर्वेचर्स है और वहाँ पे जंक्शंस आ रहा है, तो उस कंडीशंस में हमें ये पॉइंट्स जो है देखने को मिलता है, माने ये प्रॉब्लम जो है देखने को मिलता है कि भाई इस तरीके का सिचुएशंस आकर हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल है व्हाट इज मीन अ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग से आप क्या समझते हैं, और डिस्क्राइब करना है वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग जो इंडियन रेलवे में यूज होता है, जो इंडियन रेलवे में यूज होता है क्रॉसिंग का टाइप्स, उसको जो है आपको बताना है, उसको जो है आपको क्या करना है, बताना है कि भाई कौन कौन सा हमारा क्रॉसिंग आता है। तो देखो क्रॉसिंग को हम फ्रॉग के नाम से भी जानते हैं, क्रॉसिंग को हम फ्रॉग के नाम से भी जानते हैं, फ्रॉग के नाम से भी जो है हम उसको जानते हैं। तो जो क्रॉसिंग है या फ्रॉग जो है ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो इंट्रोड्यूस करता है इंटरसेक्शन ऑफ टू रेल्स टू परमिट व्हील फ्लेंज ऑफ रेलवे व्हीकल, ताकि पास कर सके एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में, और ये प्रोवाइड करता है गैप इन रेल्स ताकि अलाउ कर सके फ्लेंज ऑफ व्हील और क्रॉस करे रनिंग एज ऑफ इंटरसेक्टिंग रेल सेफली। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग जो यूज होता है आपका इंडियन रेलवे में वो होता है बेस्ड ऑन शेप, जो कि एंगल, एक्यूट एंगल जो कि वी शेप का होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जो कि डायमंड क्रॉसिंग होता है, और स्क्वायर क्रॉसिंग। ये तीन तरीके का क्रॉसिंग होता है जो कि बेस्ड होता है आपका एंगल के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड होता है, एंगल के ऊपर जो है ये आपका बेस्ड होता है। फिर आता है बेस्ड ऑन असेंबली और मैन्युफैक्चर, इसमें बिल्ट अप क्रॉसिंग जो कि बनता है बाय बोल्टिंग टुगेदर सेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड रेल, जो कि प्लान्ड होता है टू रिक्वायर्ड शेप, मैंने जो भी रिक्वायर्ड शेप होता है उसमें। फिर आता है कास्ट मैंगनीज स्टील क्रॉसिंग, जो कि कास्ट होता है एज ए सिंगल यूनिट फ्रॉम हाई मैग्नीज स्टील, ये हाईली ड्यूरेबल, लॉन्गर लाइफ एंड आर यूज्ड ऑन हाई स्पीड एंड हैवी ट्रैफिक रूट्स। स्प्रिंग और मूवेबल विंग क्रॉसिंग, वन विंग रेल जो है ये हेल्ड होता है अगेंस्ट द पॉइंट रेल बाय अ स्प्रिंग, बाय पॉइंट रेल बाय अ स्प्रिंग, दिस eliminates the gap for the main track and provide a smoother ride, और ये एक स्मूथर राइड जो है प्रोवाइड करता है। अगला सवाल है यहाँ पे आपका सवाल ये बोला जा रहा है कि एक मेन मीटर गेज ट्रैक है जिसका स्लीपर डेंसिटी n+5 है, कितना है, n+5 जो है आपका स्लीपर डेंसिटी है। इफ ट्रैक लेड, अगर ट्रैक को जो है बिछाया जाता है रेल का 11.89 मीटर लेंथ का, तो फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ स्लीपर्स वन रेल लेंथ कितना पर या पर
वन रेल लेंथ कितना चाहिए। तो स्लीपर डेंसिटी है n+5, रेल लेंथ है 11.89 मीटर, नंबर ऑफ n जो है नंबर ऑफ रेल लेंथ पर 100 मीटर, तो n इज इक्वल टू 100 बाई 11.89 यानी 8.41 यानी अप्रोक्सीमेटली 8। तो स्लीपर डेंसिटी n+5 यानी 8+5 यानी 13। कितना स्लीपर डेंसिटी होगा, 13 जो है यहाँ पे आपका स्लीपर डेंसिटी जो है आपका हो जाएगा। स्लीपर डेंसिटी कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद नेट स्केच एक्सप्लेन करना है व्हाट इज कोनिंग ऑफ व्हील। कोनिंग ऑफ व्हील क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है नेट स्केच के साथ, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है कोनिंग ऑफ व्हील क्या बताना है। कोनिंग ऑफ व्हील का एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है आपको यहाँ पे बताना है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। तो देखो कोनिंग ऑफ व्हील के बारे में बात किया जाए तो ये प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग थ्रेड ऑफ रेलवे व्हील स्लाइटली कोनिकल रेदर देन फ्लैट। फ्लैट के कंपेयर में जो रेलवे का व्हील होता है स्लाइटली कोनिकल बनाया जाता है ताकि थ्रेड जो है प्रैक्टिस का वो बना रह सके, और व्हील जो है स्लोप्ड हो एट ग्रेडियंट 1:20 टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ट्रैक ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक पे इट हेल्प कीप द ट्रेन सेंटर्ड, और स्ट्रेट ट्रैक पे ट्रेन जो है सेंटर्ड में रहे, है ना, ट्रेन जो है सेंटर में चले, ट्रेन सेंटर्ड रहे, इसलिए हम कोनिंग ऑफ व्हील करते हैं। और कर्व पे आउटर व्हील जो है मूव करता है टुवर्ड्स वाइडर पार्ट ऑफ कोन, जो कि इंक्रीज करता है उसके डायमीटर को, और इनर व्हील जो है मूव करता है टुवर्ड्स नैरो पार्ट जो कि डिक्रीज करता है उसके डायमीटर को। तो ये जो अलाउ करता है आउटर व्हील टू कवर मोर डिस्टेंस, है ना, आउटर व्हील जो है ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है देन इनर व्हील विदाउट स्लीपिंग, यानी बिना कोई स्लीप किए हुए। तो ये जो इसेंशियल चीजें हैं, आउटर रेल जो है लॉन्ग हो जाता है, ये इसके कारण से हमें कोनिंग ऑफ व्हील करना कंपलसरी हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जरूरी होता है। ये आपका कोनिंग ऑफ व्हील एंड रेल टिल्टिंग है। ये आपका देख सकते हो, ये यहाँ पे व्हील प्रोफाइल है आपका, यहाँ पे ये आपका जो है व्हील लोड हो गया, है ना, और ये आपका जो है कोन्ड थ्रेड है, और ये जो एंगल है ये कोन्ड व्हील थ्रेड है जिसका स्लोप जो है 1:20 है, जो कि लैटरल स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। और नीचे से भी जो है हमारा लैटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए 1:20 का स्लोप होता है। ये आपका जो है रेल इंक्लिनेशन है जो कि 1:20 होता है, ये भी आपका जो है, और ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है इनर रेल का वो कहलाता है गेज, और रेल जो है वो फिक्स होता है किसके ऊपर, स्लीपर के ऊपर, और ये जो है ब्लास्ट है ना, इसके बीच में जो एग्रीगेट फिल किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, ब्लास्ट बोला जाता है। तो कोनिंग ऑफ व्हील करने का मेन कारण होता है कि लैटरल वियर ऑन स्ट्रेट को प्रिवेंट करना और स्टीयरिंग ऑन कर्व को एड्स करना। तो ये आपका हो गया। एडवांटेज अगर हम देखें तो इसका एडवांटेज है स्मूथ कॉर्नरिंग, रिड्यूस बियर, सेल्फ सेंटरिंग और स्टेबिलिटी जो है प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेज अगर हम बात करें तो लैटरल ऑसिलेशन, प्रेशर ऑन रेल्स एंड कॉम्प्लेक्स रेल डिजाइन, ये जो है आपका है। अगला सवाल है डिस्कस करना है ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिग्नलिंग। सिग्नलिंग के ऑब्जेक्ट्स को यानी ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य को एक्सप्लेन करना है, और सीमावोर एंड वार्नर सिग्नल को बारे में बताना है। तो देखो सीमावोर सिग्नल के बारे में अगर हम बात करें तो
सीमाफोर सिग्नल जो है ये मैकेनिकल फिक्स्ड सिग्नल होता है जो यूज किया जाता है टू कन्वे इंस्ट्रक्शंस टू ट्रेन ड्राइवर्स ड्यूरिंग डे एंड नाइट। डिजाइन इट कंसिस्ट ऑफ मूवेबल हॉरिजॉन्टल आर्म जो अटैच्ड होता है टू टॉल पोस्ट, और आर्म जो है टिपिकली पेंटेड होता है रेड विद वाइट वर्टिकल बैंड के साथ, वाइट वर्टिकल बैंड के साथ एक ही साइड में। और डे टाइम में इंडिकेशन जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है जो इंडिकेट करता है डेंजर और स्टॉप को, और लोवर्ड जो है यानी 45 डिग्री या 60 डिग्री डाउन है तो ये इंडिकेट करता है प्रोसीड, और लाइन क्लियर है उसको। नाइट टाइम में इंडिकेशन जो है नाइट विजिबिलिटी के लिए सिग्नल जो है लैंप है ना, सिग्नल लैंप विद स्पेक्टिकल कंटेंट करता है रेड और ग्रीन ग्लास को। रेड ग्लास जो है अलाइन होता है विद लैंप जब आर्म जो है हॉरिजॉन्टल होता है, और ग्रीन ग्लास जो है इंक्लाइंड होता है कब, जब लोअर्ड होता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सीमाफोर सिग्नल को है, ये डे इंडिकेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और यहाँ पे ये नाइट इंडिकेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका लैंप है, ये आपका रेड ग्लास हो गया और ये आपका ग्रीन ग्लास हो गया। दिन में इस तरीके से होता है और रात में इस तरीके से। उसके बाद आता है आपका वार्नर सिग्नल। वार्नर सिग्नल जो है आपका आता है, वार्नर सिग्नल जो है ये परमिसिव सिग्नल होता है that gives the driver advance notice about condition of next stop signal ahead, stop signal ahead। डिजाइन सिमिलर होता है सीमाफोर के जैसा, बट इसका जो आर्म है वो वी शेप्ड नॉच का होता है यानी फिश टेल होता है एट द एंड, एंड इज ऑफन पेंटेड येलो, येलो से जो पेंट किया जाता है विद ब्लैक वी वेड, वी बेंड के जैसा ये जो है आपका ब्लैक से होता है। ये आपका फिस्टेल आर्म एंड हो गया और ये येलो या ब्लैक वाला हमारा हो गया। ये चीजें आपको दिखा रहे हैं। इसका फंक्शन ये प्लेस किया जाता है एट वार्निंग डिस्टेंस, जहां पे 0.5 या 1.2 किलोमीटर पे, 0.5 या 2 किलोमीटर पे आपका होता है। बिफोर अ स्टॉप सिग्नल, माने स्टॉप सिग्नल से पहले, स्टॉप सिग्नल से पहले हॉरिजॉन्टल द ड्राइवर मस्ट प्रोसीड विद कॉशन प्रिपेयर्ड टू स्टॉप एट नेक्स्ट सिग्नल। माने ये एक तरीके से वार्निंग देता है कि भैया आप अभी तो आगे बढ़ रहे हो, आप अभी तो आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आने वाले सिग्नल पे हो सकता है वो 1 किलोमीटर के दूरी पे हो या फिर आपका आधा किलोमीटर के दूरी पे हो, है ना, 1 किलोमीटर के दूरी पे हो या फिर आधा किलोमीटर की दूरी पे हो, आपको वहां पे जाकर रुकना है, वहां पे जाकर आपको रुकना है। तो ये हॉरिजॉन्टल बताता है। और अगर लोवर्ड है तो ड्राइवर जो है प्रोसीड करता है फुल स्पीड के साथ, बिकॉज ऑल सब्सिक्वेंट सिग्नल फॉर द स्टेशन जो है वो क्लियर है ना। तो ये यहाँ पे आपका दे रहा है, अगर स्ट्रेट है तो आपको रुकना है, दोनों अगर स्ट्रेट है तो आपको रुकना है, और अगर एक स्ट्रेट है एक इंक्लाइंड है तो आपको परमिस दिया गया है या कॉशनरी, धीरे 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 आपको आगे बढ़ते जाना है। वही नाइट इंडिकेशन में रेड और ग्रीन है तो आप रुको, और अगर येलो और ग्रीन है लैंप के साथ तो आप क्लियरली पास करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरीके का कोई परेशानी आपको नहीं होने वाला है, आप आसानी से जो है आगे की ओर प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे जो क्लासेस था, जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ क्लियरली डिफाइन कर दिया, और पॉइंट्स जो भी मैंने डिस्कस किया वो क्लियरली आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट्स में आपको लगता है कि डाउट्स है या कोई सवाल है
तो आप हमें कमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हो।